हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी लोगों की? असर अंसारी, रतन शर्मा, कुमार, बादल, विशाल प्रजापति, अनूप, नवीन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिशा मौर्य, खुशी कुमारी, जय दीक्षित, मुन्नी कुमारी। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आगे प्रोसीड कर लेते हैं, है ना। और रिजय अहमद, कुणाल, रज्जो, जितेंद्र, चलिए विजय हेयर ओके, विजय बाबू, अभिषेक गौतम कह रहे हैं कि मैम पीपीटी से मत पढ़ाइए। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने हैंड रिटन किया था, है ना। थोड़ा सा आपने देखा था कितना समय लग रहा था हैंड रिटन में। चलिए आज मैं आपको अटेंडेंस लगा दीजिए, प्रवीण सर का चेला प्रशांत कुमार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी से आ जाइएगा, फिर हम क्या कर लेते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आज आपको बता दिया जाए कि मैं ऐसे ही धीरे धीरे बोल के पढ़ाऊंगी। आज मेरा गला खराब है, साथ ही साथ मेरी तबीयत भी खराब है ना। तो मुझे लगता है आप ही लोगों की क्लास हो भी पाएगी। चलिए, हेलो, हाय। नहीं, आज तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आज तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, रिवीजन का चांस मिल जाएगा, है ना छुट्टी लूंगी, मुझे लग रहा है इस बैच के बाद मेरे को छुट्टी ही लेनी है, क्योंकि कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। चलिए आपकी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या लिख रहे हैं ये रज्जो, क्या मैं पूरा हेलो हाय छोड़ो, राधे राधे बोलो सचिन कुमार। सर्दियां शुरू हो गई हैं, कोल्ड हो गया है, गले में दर्द हो रहा है, फीवर भी है साथ में अभिषेक मेहरा। चलिए जल्दी से आ जाइएगा, फिर क्या कर लेते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को देख के क्या है, तबीयत ठीक हो जाती है ना यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस, न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। जैसे कि बात कर रहे थे हम इम्यूनिटी की, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आपकी क्लास है और होगी भी, है ना। नाम क्या है ये आपका, जीतेश गुरु का शेर चलिए जल्दी से आ जाइएगा। इम्यूनिटी की बात करेंगे तो आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो आपको इम्यूनिटी के बारे में जानने से पहले हेल्थ के बारे में जानना है कि स्वास्थ्य क्या है। तो आपको बताया गया था बेटा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन बोलेंगे। इसके बाद हमने क्या देखा था कि डिजीज क्या है ना, इम्यूनिटी क्या है। इसके बाद हमने जब हेल्थ की बात की थी, उसके बाद हमने क्या देखा था, इम्यूनिटी क्या है, प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा आपके शरीर की वह क्षमता है, प्रतिरक्षा आपके शरीर की वह क्षमता है जो आपको बीमारियों से बचाने का काम करती है। प्रतिरक्षा आपके शरीर की वह क्षमता है जो आपको क्या करती है, बीमारियों से, सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम करती है। ठीक है, अब आपको ये बताया गया था बहुत सारी प्रतिरक्षाएं हैं जो आपको जन्मजात मिली हुई हैं, बहुत सारी
आरपी सिंह, थैंक यू। चलिए, बहुत सारी ऐसी प्रतिरक्षाएं थी जो आपको जन्मजात मिली हुई थी आपकी मदर से, जो क्या कर रही थी, आपको बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम कर रही थी, जिसमें सबसे पहला हमने क्या देखा था बेटा, स्किन देखी थी, त्वचा देखी थी, जो हमें हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में जो सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए एक बैरियर का काम करती है, बाधा का काम करती है। उसके बाद सेकेंड चीज आपको क्या बताई थी कि अगर सपोज करो कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो स्किन से कवर नहीं है, जैसे कि आपकी बक्कल कैविटी, नेजल चैम्बर, आपकी आईज, अगर या फिर मान लो कहीं आपको इंजरी हुई है तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी और वहां से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली क्या हो सकते हैं, आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो सपोज करो कि स्किन ने अगर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, त्वचा ने अगर आपको सूक्ष्म जीवों से नहीं बचा पाया, तो अगली वो कौन सी बाधा थी, अगली वो कौन सी बाधा थी जो आपको जन्मजात मिली थी और आपको सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम कर रही थी? शारीरिक क्रियाओं की बाधाएं। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं की बाधाओं में क्या क्या बताया था, उदाहरण आपको याद रखने हैं, जैसे कि माउथ यानी कि मुख में लार का पाया जाना, नेजल चैम्बर में हेयर ग्रोथ, ठीक है, बालों का उगना, आंखों में आंसू, आंसू में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लार में क्या होता है बेटा, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनको मारने का काम करते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या है, एंटी माइक्रोबियल है, आईएसटीआर। हाँ, किस लिए, अपना बलिदान भारत माता के नाम। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं बोल दिया करूँ, मैं बोल दिया करूँ, आप लोग लिख लिया करो, बोल बोल के लिखवा दूँ जैसे क्लास में लिखवाते हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, डाइट का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आप क्या खा रहे हैं, आप कितना सो रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हाँ तो कई समय बाद रिपीट किया है, रिपीट तो करेंगे ही ना, रिपीट तो करेंगे ही। चलो ठीक है, इसके बाद क्या बताया था कि सपोज करो, हाँ, और आखिरी आपको क्या बताया था, आपके आमाशय में अम्ल का पाया जाना, ये सभी क्या थी बेटा, शारीरिक शारीरिक प्रक्रियाओं की बाधाएं थी। अगर मान लो कि कोई सूक्ष्म जीव इनसे भी बच के आपके शरीर के अंदर चला गया, तो फिर आपके शरीर के अंदर भक्षण कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, इन सूक्ष्म जीवों को मार के खाने का काम करती हैं। अगर इनसे भी बच गया तो क्या होगा, अगर इनसे भी बच गया तो फिर आपको, आपकी कोशिका जो है उसमें एक स्पेशल कैपेसिटी होती है, एक विशेष क्षमता होती है कि अगर वो किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो तो वो क्या करती है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन का स्रावण करती है, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं, ऐसी कोशिकाएं जो संक्रमित नहीं है उनको बचाने का काम करेगी। ठीक है, ये तो वो प्रतिरक्षाएं थी बेटा जो हमें जन्मजात मिली हुई थी। ये कौन सी प्रतिरक्षाएं थी, वो प्रतिरक्षाएं थी जो हमें जन्मजात मिली हुई थी। अब हम उन प्रतिरक्षाओं की बात करेंगे जिन्हें हम खुद अर्जित करते हैं। अभी तक तो नहीं प्रिंसी शुक्ला, अभी तक तो नहीं। अशर अंसारी कह रहे हैं कि पूरी तरह से हेल्दी होने के लिए क्या क्या करना होगा। पूरी तरह से हेल्दी होने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको मेंटली फिट होना होगा, है ना। सारा गेम दिमाग का है, तो आपको मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इंटरफेरॉन प्रोटीन जिसको हम बोल रहे थे, चलिए इस चीज़ के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए, आपको किसी भी तरह की हेल्थ चाहिए है तो उसके लिए आपको लगता है ना कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हेल्थ है वो क्या है, आपकी मानसिक स्वास्थ्य है, यानी कि मेंटल हेल्थ है ना। सारा का सारा गेम आपके दिमाग का होता है। क्या आपने इस तरह की कहानियां सुनी है कि किसी को मान लो कोई भयानक बीमारी थी और उसने अपने मैनिफेस्टेशन से, अपने दिमाग से अपनी बीमारी को ठीक कर लिया, ऐसा होता है। ठीक है, क्या है, ऐसा होता है। चलो वापस आ जाते हैं। अब बेटा हम उन प्रतिरक्षाओं की बात करेंगे जो क्या है, हमने खुद अर्जित की हैं। कौन कौन सी प्रतिरक्षा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, अर्जित प्रतिरक्षाएं जो हमने खुद से अर्जित की हुई हैं। ठीक है, अब जब आप बेटा जन्मजात वाली पढ़ रहे थे, जब आप इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक वर्ड आया था और वो क्या था, नॉन स्पेसिफिक, है ना। स्टार्ट किया है, अभी रिकैप कर रहे थे पुरानी क्लास को, अतुल यादव, है ना, पुरानी क्लास को रिकैप कर रहे थे। चलिए
आपने जब बेटा इननेट इम्यूनिटी पढ़ा था, जन्मजात प्रतिरक्षा पढ़ा था, तो वहां पे एक चीज देखी थी, और वो क्या देखा था कि नॉन स्पेसिफिक टाइप वर्ड आया था। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जन्मजात आपको जो प्रतिरक्षाएं मिली हैं, चाहे वो त्वचा हो, चाहे वो शारीरिक बाधाएं हो, चाहे वो कोशिकीय बाधाएं हो, या फिर वो क्या हो बेटा, साइटोकाइनिन बाधाएं हो, कोई भी बाधा हो, ये किसी स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं थी, ये किसी विशेष सूक्ष्म जीव के लिए नहीं थी। ये आपको क्या है, ऐसा नहीं है कि आपकी त्वचा केवल और केवल आपको चेचक के वायरस से बचाएगी, ऐसा नहीं है कि आपकी त्वचा केवल और केवल टाइफाइड के बैक्टीरिया से आपको बचाएगी, ये सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों से आपको बचाने का काम करेगी। ठीक है, तो वहां पे क्या वर्ड यूज हुआ था? नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा गया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है? बोला गया है अर्जित प्रतिरक्षा जो है वो रोगजनक विशिष्ट होती है। इसका मतलब ये है बेटा कि सपोज करो जब आपकी जन्मजात प्रतिरक्षाएं काम नहीं आती हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं एलर्जी क्या है बता देंगे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, और ये होती है मोस्ट ऑफ द लोगों में होती है। ठीक है, यहाँ पे बेटा पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि सपोज करो कि कोई सूक्ष्म जीव है जो जिसको उन प्रतिरक्षाओं ने नहीं रोक पाया जो हमें जन्मजात मिली है, और वो हमारे शरीर के अंदर जाके अपना प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? अपना प्रभाव दिखा रहा है। अब अगर पहली बार में हमारे शरीर के अंदर कोई सूक्ष्म जीव गया, कोई विशेष कोई स्पेशल टाइप का सूक्ष्म जीव, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं कि टाइफाइड का बैक्टीरिया चला गया, टाइफाइड का बैक्टीरिया चला गया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे शरीर में लिम्फोसाइड कोशिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइड कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। जैसे ही ये साल्मोनेला टाइफी हमारे शरीर के अंदर जाएगा, जैसे ही ये साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड फीवर कॉज कर रहा है, टाइफाइड फीवर का कारण है, जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनको हम लिम्फोसाइड कोशिकाएं बोलते हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को पहचानेंगी और उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध में क्या बनाएंगी बेटा? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी बनाने का काम करेंगी। क्या करेंगी? ध्यान से सुनिएगा चीजों को, है ना। अगर आप कंसंट्रेट होके सुनेंगे ना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि मैम सुनने से समझ में तो आ जाएगा लेकिन रिवीजन तो नोट से ही होगा। आप दोबारा 2x की स्पीड पे सुन लीजिए भाई, आप दोबारा 2x की स्पीड पे सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताऊंगी बेटा, सारी चीजें बताऊंगी। प्रिंसी शुक्ला, मुझे आइडिया नहीं है इस बात का। चलिए, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम बात कर रहे थे कि वो बैक्टीरिया जब जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं जिनको हम लिम्फोसाइड कोशिकाएं बोलेंगे, वो क्या करेंगी बेटा? उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया के विरुद्ध में प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाएंगे। प्रतिरक्षी कोशिकाओं का मतलब क्या है? एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे? ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या करेंगे? जो सूक्ष्मजीव आपके शरीर के अंदर गया है उससे लड़ेंगी और लड़के उसको खत्म करने का काम करेंगी। क्या करेंगी? उससे लड़ेंगी और उसको खत्म करने का काम करेंगी। अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है पैथोजन स्पेसिफिक, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में गया है तो उसके ही विरुद्ध एंटीबॉडी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई भी पैथोजन आपके शरीर के अंदर गया, एक बार में कोई भी सूक्ष्म जीव आपके शरीर के अंदर गया और सारे सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिरक्षी कोशिकाएं बन जाएं। ये नहीं होता है। जब भी किसी सूक्ष्म जीव का अटैक होता है तो उसी पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव के लिए क्या होता है? प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनती हैं। अब ये हो सकता है कि एक बार में जब साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया अंदर गया उसके विरुद्ध में क्या बनी है बेटा? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनी है। साथ ही साथ मेमोरी सेल्स भी बनती हैं। क्या बनती हैं? मेमोरी सेल्स बनती हैं। आज गला सही नहीं है। वो प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो साल्मोनेला टाइफी के विरुद्ध में बनी थी उनमें से कुछ कोशिकाएं क्या करेंगी?
कुछ कोशिकाएं उस सूक्ष्म जीव से लड़ेंगी, उसको खत्म करने का काम करेंगी, और बची हुई कोशिकाएं ऐसी ही पड़ी रहेंगी। वो किसी दूसरे सूक्ष्म जीव से नहीं लड़ेंगे, वो वापस से तभी एक्टिव होंगी जब शरीर में साल्मोनेला टाइफी सूक्ष्म जीव जाएगा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पैथोजन स्पेसिफिक टर्म यूज हुआ है। जो सूक्ष्म जीव अंदर जाएगा पर्टिकुलर उसी के लिए, उसी के विरुद्ध में एंटीबॉडी बनेगी। ऐसा नहीं है एक सूक्ष्म जीव गया और सारे सूक्ष्म जीवों के लिए एंटीबॉडी प्रतिरक्षी कोशिकाएं बन जाएंगी। आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? पैथोजन स्पेसिफिक समझ में आया आपको? अरे नहीं, इतनी सर्दी नहीं है। चलो, लिखा गया है व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर हमारे शरीर पे किसी सूक्ष्म जीव का आक्रमण होता है, पहली बार अगर हमारा शरीर किसी सूक्ष्म जीव के संपर्क में आता है, इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलेंगे, विच इज लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी का मतलब क्या है बेटा? इस बात को समझिए कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, हम आपको अपनी भाषा में समझा देते हैं। ये कह रहे हैं, पैथोजन स्पेसिफिक बात की है, फिर इन्होंने कहा है कि सपोज करो कि पहली बार तुम्हारे शरीर के अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया गया है। पहली बार, यही चीज बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहली बार जब हमारा शरीर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? रिस्पॉन्स करेगा हमारा शरीर। कैसे रिस्पॉन्स करेगा? लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करेंगी? एंटीबॉडी बनाएंगी। पहली बार में जो रिस्पॉन्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलेंगे। और आपको बता दें कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो धीमी तीव्रता के साथ काम करता है। क्यों करता है? पहली बार गया साल्मोनेला टाइफी, पहले लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करेंगी? उसको पहचानेगी, तब जाके उसके विरुद्ध में प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाएंगी। पहली बार में जब अटैक होता है तो जो रिस्पॉन्स होता है, जो एंटीबॉडी बनती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक प्रतिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? प्राथमिक प्रतिक्रिया। अब सपोज करो सेम बैक्टीरिया यानी कि साल्मोनेला टाइफी दूसरी बार आपके शरीर के संपर्क में आ गया है। ठीक है, दूसरी बार जब आपके शरीर के संपर्क में आएगा तो पहले से कुछ एंटीबॉडीज, कुछ प्रतिरक्षी कोशिकाएं आपके शरीर में पड़ी होंगी तथा कुछ मेमोरी सेल्स होंगी जो तुरंत याद करेंगे कि अरे ये तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, इसके लिए ये वाली एंटीबॉडी बनानी है। तब तक वो पहले से पड़ी हुई प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या करेंगी? उससे लड़ने का काम करेंगी, उसे खत्म करने का काम करेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो मेमोरी सेल्स होंगी वो क्या करेंगी? और ज्यादा एंटीबॉडी बनाने का काम करेंगी। मतलब दूसरी बार में समय नहीं लगेगा। ठीक है, क्या है? समय नहीं लगेगा। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिक्ट अ सेकेंडरी रेस्पॉन्स। कहा गया है कि अगर पुनः अगर उसी सूक्ष्म जीव के संपर्क में शरीर आता है तो जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम द्वितीयक प्रतिक्रिया कहते हैं, और ये फास्ट इंटेंसिफाइड होती है, यानी कि तीव्रता के साथ काम करती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज पड़ी होंगी, मेमोरी सेल्स पड़ी होंगी, तो पहचानना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? नई एंटीबॉडीज बनानी है और पुरानी एंटीबॉडीज अपना काम करना शुरू कर देंगी। हाँ बिल्कुल, एंटीबॉडीज नष्ट हो सकती हैं। देखिए, ये L4433 कुछ कह रहे हैं कि नोट्स ना बनाए, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बेटर होगा अगर आप डिटेल नोट्स नहीं लिखना चाह रहे हैं तो एक शॉर्ट नोट्स तो जरूर बनाए, है ना, जिससे आप लास्ट में क्या है फ्रिक्वेंटली रिवीजन कर पाएं। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, दोबारा आप रिवीजन करने के लिए बैठे हो, आप लेक्चर देख रहे हो या पीडीएफ से देख रहे हो, तो जो पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे उसको आप क्या है एक छोटा सा नोट्स ले लो, है ना, जो शॉर्ट नोट्स टाइप के आते हैं उनमें लिख लो। क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको विशाल प्रजापति? अच्छा, आपको ये बात समझ नहीं आई क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपको समझ में नहीं आया? प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपको समझ में नहीं आया क्या? चलिए बता देते हैं एक बार फिर से।
अर्जित प्रतिरक्षा क्या, कौन सी प्रतिरक्षा है? वो प्रतिरक्षा है जिसे हम खुद अर्जित करेंगे। कैसे अर्जित करेंगे? जब हमारे शरीर में किसी सूक्ष्मजीव का आक्रमण होगा तो हमारे शरीर के अंदर जो लिम्फोसाइड कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी? प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाएंगी। ठीक है, क्या करेंगी बेटा? सेकेंडरी समझ नहीं आया? सेकेंडरी में कुछ समझने के लिए नहीं है। आपको बोला गया है कि पहली बार किसी सूक्ष्मजीव का आक्रमण हुआ, क्या हुआ? पहली बार किसी सूक्ष्मजीव का आक्रमण हुआ तो क्या होगा? जो लिम्फोसाइड कोशिकाएं हैं वो उस सूक्ष्मजीव को पहचानेंगी और पहचान के उसके विरुद्ध में क्या बनाएंगी? प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाएंगी। पहले उसे पहचानेंगी, फिर क्या करेंगे? उसके विरुद्ध में प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाएंगी। अब उसको पहचान के उसके विरुद्ध में प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाना, उसमें समय लगेगा और पहली बार में ये जो काम हो रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक प्रतिक्रिया बोलेंगे। जब वो पहली बार में एंटीबॉडीज बना रही होती है ना, तो साथ साथ में मेमोरी सेल्स भी बनाती हैं, यादगार कोशिकाएं भी बनाती हैं, जो क्या है कि अगर दोबारा इस पैथोजन का अटैक हो, इस सूक्ष्मजीव, इस बैक्टीरिया का अटैक हो, तो तुरंत हमारी लिम्फोसाइड कोशिकाओं को याद आए कि उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी, कौन सी प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनानी है। दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? सारी की सारी एंटीबॉडी सेल्स जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में खत्म हो गई हो, है ना। बैक्टीरिया को खत्म करने में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एंटीबॉडीज खत्म हो गए हों। फिर अगर मान लो सेम बैक्टीरिया का दोबारा से हमारे शरीर के, सेम बैक्टीरिया दोबारा से हमारे शरीर के संपर्क में आया, तो अब ऑलरेडी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज भी पड़ी हैं और मेमोरी सेल्स भी पड़ी हैं। जैसे ही वो बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो तुरंत ही एंटीबॉडी अपना काम शुरू कर देंगी और साथ ही साथ जो वो यादगार कोशिकाएं थी उन्हें तुरंत याद आ जाएगा कि अरे ये तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, इसके लिए ये वाली एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, दूसरी बार में क्या है? द्वितीयक प्रतिक्रिया जो होगी वो तीव्रता के साथ होगी, उसमें समय नहीं लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? इट इज हाई इंटेंसिफाइड, हाई इंटेंसिफाइड। ये क्या है बेटा? तीव्रता वाले होते हैं। कैसे होते हैं? तीव्रता के साथ काम करते हैं। आगे चल सकते हैं? आगे चल सकते हैं। The primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocyte present in our blood। ये कह रहे हैं कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो आ रहे हैं, यानी कि पहली बार में जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं, मेमोरी सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं? एंटीबॉडीज बन रहे हैं, मेमोरी सेल्स बन रहे हैं। ये सभी के सभी किसके द्वारा बन रहे हैं? हमारे शरीर में किसकी सहायता से बन रहे हैं? हमारे शरीर में लिम्फोसाइड कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं और ये, हाँ, टू स्पेशल टाइप। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होता है? दो स्पेशल तरह की लिम्फोसाइड कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी दो स्पेशल तरह की बेटा? बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। कौन कौन सी होती हैं? बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। कहाँ पे होते हैं ये लिम्फोसाइड? ब्लड में होते हैं। आपको बता दें, लिम्फोसाइड, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइड, ये किसके टाइप हैं? WBC के टाइप हैं। कल भी बताया था, कल इन द सेंस परसों क्या बताया था? लिम्फोसाइड कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं, मोनोसाइट कोशिकाएं, जो कि आपकी प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक हैं, ये सभी किसका प्रकार हैं बेटा? श्वेत रक्त कणिकाएं। और श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हैं? ब्लड सेल्स हैं, यानी कि रक्त कोशिकाएं हैं। तो ये सेल्स भी कहाँ पे उपस्थित होंगी? ब्लड में होंगी। कहाँ पे उपस्थित होंगी बेटा? ब्लड में होंगी। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स हो रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं? जो प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, मतलब पहली बार में जो एंटीबॉडीज, मेमोरी सेल्स बन रही हैं, फिर दोबारा में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं किसी भी सूक्ष्मजीव के शरीर में जाने से, वो सारा का सारा काम कौन कर रहा है? हमारे शरीर के अंदर जो दो तरह की विशिष्ट लिम्फोसाइड कोशिकाएं हैं वो कर रही हैं। और ये लिम्फोसाइड कोशिकाएं कहाँ है? ब्लड में है। किसका टाइप है बेटा? श्वेत रक्त कणिकाओं का टाइप है, प्रकार है। किसका प्रकार है? श्वेत रक्त कणिकाओं का, WBC का। यहाँ पे मुझे लगता है डायग्राम की इतनी विशिष्ट आवश्यकता है नहीं। जहां पे डायग्राम की आवश्यकता होगी वहां पे आपको डायग्राम अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, हाँ, थोड़ा सा फोकस्ड होके पढ़ो, आराम से, शांत होके। अब तो सर्दियां आ गई हैं, कंबल के अंदर पैर डाल लो, आराम से स्टडी टेबल रख लो, बस आराम से पढ़ते रहो, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, कौन कौन सी दो तरह की है बेटा? पहली बी लिम्फोसाइड है और दूसरी क्या है? टी लिम्फोसाइड है। अब आपको बता दें कि ये जो दो तरह की कोशिकाएं हैं, जिनमें पहला हमारा बी है और दूसरा टी है, स्पेशली अगर एंटीबॉडी की
प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं करती हैं। फिर मैम टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में। क्या करती हैं, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो हैं ये सहायता करती हैं, ठीक है, किसकी, बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की एंटीबॉडी बनाने में। एंटीबॉडी है क्या, एंटीबॉडी है क्या, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, डीपीपी में मैंने क्वेश्चन दिया है कि एंटीबॉडीज का नेचर क्या है, कैसे होते हैं एंटीबॉडी, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रवीण सर का चेला, धन्यवाद बेटा। आएंगे कभी। हाँ देखिए सही कह रहे हैं, डब्ल्यूबीसी की वजह से ही ये सारे प्रतिरक्षी क्रियाएं जितनी भी होती हैं प्रतिरक्षी क्रियाएं जितनी भी होती हैं, बता रहे हैं जय दीक्षित बार बार कह रहे हैं एलर्जी क्या है। हाँ मैंने डीपीपी में क्वेश्चन दिया है आज, एक्चुअली आपके बैच की मैंने सारी डीपीपी कल प्रिपेयर की हैं सारा दिन बैठ के, तो ए टू जेड जितनी भी डीपीपी छूटी हुई थी वो सारी डीपीपी आज आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी टिल टुडे, है ना, आज तक की सारी डीपीपी। थोड़ा सा सब्र करें जरा, सारी बीमारियों के बारे में बताएंगे, चाहे वो एलर्जी हुई, चाहे वो टाइफाइड हुआ, वायरल फीवर, वायरल बीमारियां हुई, बैक्टीरियल हुई। हाँ सही कह रहे हैं प्रिंस शुक्ला, डब्ल्यूबीसी की वजह से जितनी प्रतिरक्षी, वो भी बेटा उसी में आ जाएगा, है ना, इम्यून सिस्टम में ही आ जाएगा। थैंक यू, हाँ ये तो मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात है, समय है अभी हमारे पास कि हम चीज़ों को डिटेल में कर सकते हैं, डिटेल में नोट्स बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है बेटा, द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। क्या बोला गया है, बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, प्रोटीन की एक आर्मी प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये ऐसी प्रोटीन है जो हमारे शरीर में किसी भी सूक्ष्म जीव के लिए रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, इन्हीं को हम एंटीबॉडी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या हैं, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एंजाइम है, हार्मोन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो एंटीबॉडी हैं वो क्या है बेटा, प्रोटीन से हैं। दूसरे यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी हैं जिनके नाम लिखे गए हैं, कौन कौन सी एंटीबॉडी हैं। मैंने स्पेशली इस एंटीबॉडी से क्वेश्चन आपको दिया है, क्या किया है, इस एंटीबॉडी से क्वेश्चन आपको दिया है, तो आपको बता भी देते हैं बेटा। यहाँ पे 4 तरह की एंटीबॉडी लिखी हैं, बेसिकली 5 होती हैं, IgD होती है, एक IgD भी होती है, IgD, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी। कौन कौन सी एंटीबॉडी है, IgG है, IgA है, IgM है, IgE है, और लास्ट में क्या है, IgD है। आपको बता दें IgG जो एंटीबॉडी है वो आपको कहाँ से मिलती है, मदर से मिलती है, कैसे मिलती है, प्लेसेंटा के माध्यम से मिलती है। यही एक एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ जाती है, फीटस के अंदर जाती है, बाकी कोई एंटीबॉडीज नहीं जा पाती हैं। दूसरी आपको बता दें IgA जो है वो आपको कहाँ मिलती है, कोलोस्ट्रम में मिलती है। अगर आपके बैच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया होगा तो वहाँ पे आपको कोलोस्ट्रम में बताया गया है एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, IgA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IgA बोलते हैं। आप देख रहे हैं एंटीबॉडी क्या काम कर रही हैं, आप देख पा रहे हैं प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या काम कर रहे हैं, आपको सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम कर रहे हैं। और ये जो एंटीबॉडी है जिसको हम IgA बोल रहे हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है। और कोलोस्ट्रम क्या है, इनिशियल लैक्टेशन जो होता है मदर में, प्रारंभ में जो दुग्ध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जिसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला होता है, और उसमें एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। तभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो भी फीटस, जो भी इन्फेंट है, नॉट फीटस, जो भी इन्फेंट हैं उन सभी को इनिशियल लैक्टेशन कंपलसरी है, ठीक है। क्या है, इनिशियल मतलब प्रारंभ में दुग्धपान कराना कंपलसरी यानी कि जरूरी है। अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ाते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वहां से, एक्चुअली क्या है वहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो एंटीबॉडीज हैं
ये क्या है, एंटीबॉडीज हैं, विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिनका क्या किया गया है, नोमेनक्लेचर किया गया है, उनको ऐसे नाम दे दिया गया है। तो आप कैसे याद करेंगे ये, आईजी सभी में कॉमन है, आईजी जो प्रोटीन है वो सभी में कॉमन है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, गेम से याद कर लेंगे। कैसे याद कर लेंगे, कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एंटीबॉडी का प्रकार नहीं है जिसमें आईजीएफ लिख दिया जाएगा, है ना, तो आईजीएफ कोई एंटीबॉडीज नहीं है। एंटीबॉडीज का जो नोमेनक्लेचर हुआ है उसमें 5 तरह की एंटीबॉडीज हमें पता चली हैं। गेम डी, जैसे आपने एक कॉन्ट्रासेप्टिव का नाम सुना होगा, गर्भ निरोधक गोली एक आती है माला डी, वैसे ही आप क्या याद करेंगे, गेम डी याद करेंगे, ठीक है। आप क्या याद करेंगे बेटा, गेम डी याद करेंगे। चलिए आगे चलें। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, आइए जान लेते हैं। अगर बात करें हम एक्टिव और पैसिव से भी हमने अच्छे खासे क्वेश्चन आपकी डीपीपी में दिए हैं। बेक्स की गोली खिचखिच दूर करे अकल दाढ़ निकल ली, हाँ अक्षांश गुप्ता, उसमें बहुत दर्द होता है, मेरे को ऑलरेडी आ चुके हैं, मेरे 32 हो गए हैं अभी ठीक है, मेरे 32 हो गए हैं अभी। चलो एक्टिव एंड पैसिव की बात कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है सक्रिय और निष्क्रिय। अच्छा एक बात बताइए, जब आप हम इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, अच्छा एक्टिव और पैसिव दो वर्ड सुन के ऐसा नहीं लगता है कि एक्टिव का मतलब है कि ये वो सिस्टम होगा जो बहुत ही फास्ट काम कर रहा होगा, है ना। एक्टिव सक्रिय का मतलब है, सुन के ऐसा लग रहा है कि ये वो सिस्टम होगा जो क्या होगा, बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा। जो एक्टिव इम्यूनिटी है और पैसिव इम्यूनिटी है, इन दोनों, पहली बात तो एक्टिव और पैसिव दोनों जो है वो किसका प्रकार है बेटा, दोनों जो हैं वो किसका प्रकार है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि अर्जित प्रतिरक्षा का, ठीक है, किसका है, अर्जित प्रतिरक्षा का। अब आप देखेंगे तो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जब पहली बार नहीं कह सकते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जब आपके शरीर में चाहे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार किसी सूक्ष्मजीव का आक्रमण होता है, तो जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनती हैं, जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं आपके शरीर के द्वारा बनाई जाती हैं, उस तरह की जो इम्यूनिटी होती है, जो प्रतिरक्षी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। यानी कि आपके शरीर के अंदर कोई पैथोजन गया, फिर एंटीबॉडीज बनेंगी, कुछ तो समय लगेगा, पहली बार में ज़्यादा समय लगेगा, दूसरी बार में समय तो लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा, ठीक है, एंटीबॉडी को प्रिपेयर करने में। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि मान लो आपको कोई बीमारी हुई, कोई भी सूक्ष्मजीव जो कि घातक है आपके शरीर के अंदर गया, उसने अपना प्रभाव दर्शाया और आपने क्या किया, आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी, समय लगेगा, आपने क्या किया, बनी बनाई एंटीबॉडीज अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करवा दी, और वो बनी बनाई एंटीबॉडीज जैसे शरीर के अंदर जाएंगे तुरंत का तुरंत क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बनी बनाई एंटीबॉडी को शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाना क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। और एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि शरीर के अंदर प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनेंगी। वैक्सीनेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो घातक बीमारियां होती हैं, क्या होती हैं, जो घातक बीमारियां होती हैं उनमें पैसिव इम्यूनिटी काम करती है, यानी कि बाहर से आपको बनी हुई एंटीबॉडीज दी जाती हैं, और जो थोड़ी सी कम घातक बीमारियां होती हैं उनमें क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन में एक्टिव इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो आपको डिटेल में बताएंगे। ये तो इंग्लिश का पार्ट निकला एक्टिव पैसिव चलो, व्हेन होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन, मतलब कहा गया है, होस्ट का मतलब क्या है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात की है, जब उसके शरीर के संपर्क में कोई भी एंटीजन का मतलब क्या है, बीमारी फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म उसके संपर्क में आएगा, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, मतलब कहा गया है कि मानव शरीर के अंदर क्या होंगी, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनेगी, और इसी प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए वायरस क्या होता है, भारतीय डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, पहली बात आपको बता दें वायरस कुछ होता नहीं है, वायरस में एक कैप्सिड होता है, एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, और अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। कैप्सिड कुछ नहीं करता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जेनेटिक मटेरियल जो है वही इन्फेक्शन फैलाता है किसी भी
मानव शरीर के अंदर या किसी भी पौधों में भी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी वायरल डिजीज होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज होती हैं पौधों में, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो या तो डीएनए होगा या क्या होगा, आरएनए होगा। मोस्ट ऑफ द जो वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। इसीलिए जो वायरल डिजीज होती हैं, विषाणु जनित रोग जो होते हैं, उनके फैलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आरएनए जो है वो रासायनिक अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, केमिकली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। वो तुरंत रिएक्शन करता है, बहुत फास्ट म्यूटेशन करता है और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना देता है, बहुत जल्दी क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है, संक्रमण फैलाता है, ठीक है। डीएनए वायरस भी घातक होते हैं। ये वो वायरस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा। डीएनए वायरस, आरएनए वायरस कुछ नहीं है, बस उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे उसको बोला गया। ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, डीएनए वायरस होंगे। ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होगा, वो क्या होंगे, आरएनए वायरस होंगे। आरएनए वायरस ज़्यादा खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू डीएनए वायरस। दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे। हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो डीएनए आरएनए दोनों होंगे, लेकिन अगर हम वायरस की बात करेंगे तो वहाँ पे या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, ना दोनों एक साथ होंगे। और ऐसा भी नहीं कि केवल एक ही जेनेटिक मटेरियल हो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई है कि जब कोई मानव शरीर किसी सूक्ष्मजीव के सूक्ष्मजीव से संक्रमित होता है तो मानव शरीर के द्वारा कुछ प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाई जाती हैं, और इस तरह की जो प्रतिरक्षा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्ट। मतलब इन्होंने क्या कहा है, फिर से वही सेम चीज है कि अगर हम एक्टिव और पैसिव की बात करेंगे तो एक्टिव में शरीर खुद एंटीबॉडीज बनाएगी, तो अपना पूरा प्रभाव दर्शाने के लिए उसको क्या है, समय लगेगा। आज मैं अपना बहुत बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, आई थिंक बीमारी की वजह से। माला डी से क्या क्या लॉस हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बेसिकली, है ना। महिलाओं में क्या हो जाता है, हार्मोनल असंतुलन हो जाता है। वीडियो रुक रहा है। हाँ, आज मुझे लग रहा है कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, और मेरे बच्चे आज बोर हो रहे होंगे मेरी क्लास में, आई एम श्योर। मेजबान इन्होंने हिंदी में लिखा है बेटा। मेजबान हॉस्ट का अगर आप मीनिंग सर्च करेंगे तो हॉस्ट का मतलब मेजबान ही होता है, लेकिन यहाँ पे हॉस्ट एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए बोला गया है कि किसी शरीर में किसी शरीर में अगर किसी सूक्ष्मजीव का संक्रमण होगा, कोई शरीर, मेजबान मतलब लिख सकते हैं आप, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर लिख लो, है ना। यहाँ पे क्या है, कोई मानव शरीर, कंफ्यूजन ना हो आपको किसी भी तरह का। मानव शरीर एंटीजन के संपर्क में आता है तो मानव शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं, है ना। किसी भी शब्द में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंटीजन का मतलब यहाँ पे किसी भी तरह के सूक्ष्मजीव की बात की गई है बेटा, स्पेशल किसी की बात नहीं की गई है। एंटीजन का मतलब क्या है, कोई भी सूक्ष्मजीव। चलो, एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, ये आपको बता दिया गया है, क्योंकि एंटीबॉडी बनेगी तो क्या होगा बेटा, समय लगेगा एंटीबॉडी बनने में। तो एक्टिव वाला सिस्टम क्या है, यहाँ पे उल्टा है, आपको वर्ड्स रिलेट करने हैं। जब भी बात प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं की आएगी तो एक्टिव का मतलब क्या है, स्लो रिस्पॉन्स होगा, और पैसिव का मतलब क्या है, फास्ट होगा। क्योंकि पैसिव में क्या होगा, आपको रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाएंगी। वही चीज यहाँ पे लिखी है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, अच्छा आपने बहुत बार ये सुना होगा, हाँ, ये जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ना, दवाइयाँ होती हैं, वो ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। किसको रोकती हैं बेटा, इम्प्लांटेशन को रोकती हैं। मान लो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही दी जाती हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। अगर हम बात करेंगे तो आपने बहुत सारी पिल्स के नाम सुने होंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। तो ये कब दी जाती हैं,
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव तो नॉर्मली लोग ले लेते हैं, कंफर्मेशन नहीं भी होता है तब भी लोग ले लेते हैं, लेकिन बाकी जो पिल्स होती हैं वो डॉक्टर के सजेशन से लेनी पड़ती हैं। और वो क्या करती हैं, इम्प्लांटेशन जो प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण जो है वो यूटेरस यानी कि गर्भाशय की परत से जुड़ता है, तो उसमें वो गर्भाशय की परत से जुड़ नहीं पाता है। ठीक है, कंफर्म होने के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, जिससे क्या है, जो आपका जायगोट है, जो जायगोट बना है वो कोशिका क्या है, बाहर आ जाएगी, यूटेरस पे चिपक नहीं पाएगी, यूटेरस की जो परत है उससे चिपक नहीं पाएगी। हाँ हाँ, अरुण सर का आवारा पशु, क्या नाम रखते हो यार आप लोग। आपका ही आंसर कर रही हूँ। विश्वजीत कह रहे हैं कि बीमारियां पढ़ाते पढ़ाते मैम ही बीमार हो गई हैं। अच्छा, होता है, बीमारी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो चारों तरफ फिर वही दिखता है ना, एनवायरनमेंट ही बीमारी वाला हो गया। कल रात में जब मैं सोई थी, मुझे लगता है 2 बज गया होगा, 2 बजे मैं सोई थी, और सोने से पहले मैं स्केलेटल सिस्टम का आप लोगों का डीपीपी प्रिपेयर कर रही थी। कल रात मेरे साथ जो घटना हुई वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, रात के 2 बज गया था लगभग, तो मैं आपके डीपीपी प्रिपेयर कर रही थी स्केलेटल सिस्टम के, और जब मैं रात में सोई सुबह के 6 बजे तक मैं हड्डियां ही गिनती रह गई। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला कि पूरी रात में सोई भी थी, क्या हो रहा था मेरे साथ क्या नहीं हो रहा था। मैं बस यही कंफर्म कर रही थी, हाँ इस बैच में ये वाला स्केलेटल सिस्टम, ये वाली डीपीपी, ये हड्डियां, मैं पूरी रात हड्डियां ही गिनती रह गई। चलो आ जाओ वापस, भूत आ गया। ठीक है बेटा, तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हम मैन मेड एंटीबॉडीज देते हैं जब भी कोई बीमारी होती है। अच्छा, आपने सुना होगा ना, जब सांप काट लेता है, तो सांप काटने पे क्या होता है, सांप के जहर के अगेंस्ट ही क्या की जाती है, एंटीबॉडी बनाई जाती है, और वो जो बीनम दिया जाता है, एंटीबॉडी, सांप के काटने पे जो एंटीबॉडी दी जाती है वो क्या है, आपका पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। पैसिव इम्यूनिटी के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, देखिए पीछे भी हम आपको बता चुके हैं। जो इनिशियल लैक्टेशन होता है ना, इनिशियल डेज में जो लैक्टेशन होता है उसमें क्या होता है, अबंडेंट एंटीबॉडीज होती है। कौन सी एंटीबॉडीज होती है बेटा, IgA होती है। कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। अब आप सपोज करो कोई भी बच्चा है जो कि मदर मिल्क यानी कि माँ के दूध से एंटीबॉडीज ले रहा है, उसे तो प्रिपेयर्ड मिल रही है ना, वो प्रिपेयर कर नहीं रहा है, वो भले ही इट डजंट मेक सेंस कि वो एंटीबॉडी उसे उसकी माँ से मिल रही है, लेकिन प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज मिल रही है। ठीक है, कैसी मिल रही है, रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रही है, तो वो उसके लिए किसका काम करेगी, पैसिव इम्यूनिटी का काम करेगी। किसका काम करेगी बेटा किसका काम करेगी, पैसिव इम्यूनिटी के लिए। यहाँ पे लिखा गया है इलोइस फ्लूइड, है ना, जो कोलेस्ट्रम होता है उसका कलर भी आपको याद रखना है, लाइट येलो कलर होता है, जो कि सीक्रेटेड बाय मदर्स ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। शुरुआत में जो दुग्ध पान होता है, शुरुआत के दिनों में, उसमें एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज होती है। ये आपको विशिष्ट तौर पे याद रखनी है कि कोलेस्ट्रम में कौन से प्रकार की एंटीबॉडी होती है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज जो किसी बच्चे को माँ के इनिशियल लैक्टेशन से मिल रही है, वो बच्चे के लिए किसका काम करेगी, पैसिव इम्यूनिटी का काम करेगी। दूसरी चीज आपको ये बताई थी, जो IgG प्रतिरक्षी क्रियाएं हैं, कौन सी प्रतिरक्षी क्रियाएं, IgG जो प्रतिरक्षी क्रियाएं हैं वो फीटस को कहाँ से मिल रही थी, मदर से मिल रही थी थ्रू द प्लेसेंटा, अपरा के माध्यम से, तो वो भी उसको बेटा कैसे मिल रही है, रेडीमेड मिल रही है, वो भी किसका उदाहरण हो जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण हो जाएगा। ये 2 एग्जाम्पल हैं आपको जो पैसिव इम्यूनिटी के याद रखने हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगला हमारा है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में क्या होता है आपको बता देते हैं। वैक्सीनेशन में ये होता है बेटा कि बहुत बार जिन लोगों को बीमारी हो चुकी होती है उनको जो वैक्सीनेशन किया जाता है। नमस्कार सर, ठीक ठाक हूँ जी, हाँ वैक्सीनेशन, ओके, चलिए ठीक है।
बेटा अगर हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे, टीकाकरण की बात करेंगे, तो अभी अभी आपको बताया गया था कि जैसे ही कोई एंटीजन, कोई सूक्ष्म जीव आपके शरीर के अंदर जाता है तो क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं जिनको हम लिम्फोसाइट कोशिकाएं बोल रहे हैं, वो कोशिकाएं क्या करेंगी, हाँ, वो कोशिकाएं क्या करेंगी, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाएंगी। ठीक है, वो कोशिकाएं क्या करेंगी, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाएंगी। अब होता क्या है कि मान लो कुछ घातक बीमारियां हैं, जैसे अभी आपने देखा था कोरोना वायरस जब आया था, कोविड-19 जब फैल रहा था, तो उस समय वैक्सीनेशन वर्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, क्या है, वैक्सीनेशन वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो उसमें होता क्या है कि जिन जिन लोगों को कोरोना हो गया है उनको तो रेडीमेड दी जा रही थी एंटीबॉडीज। ठीक है, उनको क्या है, रेडीमेड दी जा रही थी, जिससे कि जो कोरोना वायरस है वो अपना प्रभाव न दर्शा सके। लेकिन जिन लोगों को नहीं हुआ है कोरोना, वो कैसे बचेंगे, उनके लिए क्या किया जा रहा था, उनको बेटा रेडीमेड एंटीबॉडीज नहीं दी जा रही थी, उनको रेडीमेड एंटीबॉडीज नहीं दी जा रही थी। ढंग से समझिएगा वैक्सीनेशन क्या होता है। ठीक है, ढंग से समझिएगा वैक्सीनेशन होता क्या है। उनको, आपको पता है वैक्सीनेशन में समय क्यों लगा था, कोरोना आने के कितने समय बाद उसकी वैक्सीन बन पाई थी, है ना, कोरोना आने के बाद कितने समय बाद उसकी वैक्सीन बन पाई थी। उसका रीजन क्या था, पहले वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ये वायरल डिजीज है, वायरस कौन सा है, पता चला कोरोना वायरस है। वायरस को एनवायरनमेंट से लिया गया, उसको क्रिस्टलाइज किया गया। क्रिस्टलाइज करने का मतलब क्या है कि उसके टुकड़े किए गए वायरस के, और उसको मेडिसिन के रूप में आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट कराया गया। इससे क्या होगा, उन्होंने क्या किया कि वायरस के टुकड़े किए, बहुत सारे वायरस के टुकड़े कर लिए। ठीक है, क्या कर लिए, बहुत सारे वायरस के टुकड़े कर लिए। अब उसी वायरस के टुकड़ों को, उसी वायरस के, पहले एक वायरस लिया, उसे बहुत सारी वायरस की कॉपीज बनाई, क्योंकि अगर वो एक वायरस के टुकड़े कर लेंगे तो फिर वो और वैक्सीन कहाँ से लाएंगे। उन्होंने क्या करवाया, पहले मल्टीप्लिकेशन करवाया, म्यूटेशन करवाया, बहुत सारी कॉपी बना ली वायरस की। फिर उस वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, उसके क्रिस्टल्स बनाए, छोटे छोटे टुकड़े बनाए, और उन टुकड़ों को मानव शरीर के अंदर इंजेक्ट कराया गया लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, उस टुकड़ों को, वायरस के जो टुकड़े थे उनको मानव शरीर के अंदर इंजेक्ट कराया गया। मैम इसका क्या फायदा है, वायरस का ही टुकड़ा शरीर के अंदर क्यों इंजेक्ट कराया गया, बेटा इसका मतलब ये है कि वो उस वायरस का टुकड़ा जब आपके शरीर के अंदर जाएगा, कोई भी चीज आपके शरीर के अंदर जाएगी, ठीक है, कोई भी सूक्ष्म जीव जब आपके शरीर के अंदर जाएगा, चाहे वो पूरा का पूरा सूक्ष्म जीव जाए, चाहे उसके शरीर का कोई टुकड़ा जाए, आपके शरीर में तुरंत क्या होंगी, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्या होगा, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह वैक्सीनेशन हो रहा था, लोगों को वायरस का टुकड़ा दिया जा रहा था, है ना, सेम जो सूक्ष्म जीव है उसी को शरीर के अंदर इंजेक्ट कराया जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, पहले से ही आपका शरीर जो है उस वायरस, उस सूक्ष्म जीव के विरुद्ध में प्रतिरक्षी कोशिकाएं बना के रख ले, जिससे कि जब उस सूक्ष्म जीव के संपर्क में आए तो तुरंत क्या है, उस सूक्ष्म जीव को खत्म करने का काम करे, उसके प्रभाव दर्शाने से पहले। क्या आप लोगों को वैक्सीनेशन समझ में आया है। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एक्चुअल में जो एंटीबायोटिक टर्म है वो किसी भी सूक्ष्म जीव, एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, ठीक है, और बायोटिक मतलब होता है लिविंग बीइंग, यानी कि सूक्ष्म जीव। आ गया है ना, हाँ। तो वैक्सीनेशन में कुछ और नहीं होता है, जो बीमारी चल रही होती है वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, उस बीमारी से बचाने के लिए उसी सूक्ष्म जीव के कुछ शरीर को आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि टुकड़ा ही इंजेक्ट कराया जाए, बहुत केसेस में ऐसा होता है जो बीमारियां घातक नहीं होती हैं उनमें, जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई जीवाणु है, तो जीवाणु के केस में क्या है, बैक्टीरियल डिजीज मान लो इतनी घातक नहीं होती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि उस जीवाणु को इनएक्टिव करके, निष्क्रिय करके आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है, और आपके शरीर के अंदर जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बना लेंगी। ठीक है, हाँ। तो कभी क्या होता है, जो घातक सूक्ष्म जीव हैं उनके शरीर का कुछ टुकड़ा शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, और जो ज्यादा घातक नहीं है उन वो पूरा का पूरे ऑर्गेनिज्म को निष्क्रिय करके क्या कराया जाता है, शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, जिससे कि शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी बन जाए। ओके 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 बादल, अजय, क्लास किसकी है,
बायो की क्लास चल रही है, आपको अभी तक यही नहीं पता? हाँ, पहले जो क्रिस्टल, अरे क्रिस्टल का मतलब ही होता है बेटा नॉन लिविंग थिंग्स को ही आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। एलर्जी एक्चुअल में एयर बॉर्न डिजीज है। डिजीज भी पढ़ाएंगे, उसके बाद डिजीज ही पढ़ानी है, बीमारियां ही पढ़ानी है, हिंदी में भी लिखा हुआ है बेटा। अच्छा, अजय राजपूत, कोई बात नहीं, प्रीवियस क्लास की आपकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। स्लाइड और भी बैक जाना है? चलो आगे चला जाए। वैक्सीनेशन में यही लिखा गया है, इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन इन एक्टिवेट या फिर वीकेंड पैथोजन, है ना। इनएक्टिव मतलब क्या है? इनएक्टिव करके या फिर उस पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव को कमजोर करके, निष्क्रिय करके क्या कराया जाता है? इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनटू द बॉडी, शरीर के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? टीकाकरण बोलते हैं, है ना। पोलियोमाइटिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, आगे आप पढ़ेंगे पोलियोमाइटिस के बारे में। तो आपको बचपन में जो जो ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाता था, वो क्या दिया जा रहा है? जो पोलियोमाइटिस बीमारी है उसका, उसके वायरस के क्रिस्टल्स ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, इतनी घातक बीमारी है कि अगर कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग को हो रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसकी मृत्यु के। तो पहले से ही घातक बीमारियों से बचने के लिए पहले से ही शरीर के अंदर क्या है? प्रतिरक्षी कोशिकाएं होनी चाहिए। ओह, हाँ, ये तो अच्छी बात है। फ्रूट खाने का क्या फ़ायदा है? देखिए, फ्रूट्स से इम्यूनिटी बूस्ट होती है ना। और इम्यूनिटी बूस्ट होने का मतलब है आप हेल्दी रहेंगे। स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, है ना, जो खट्टे फल होते हैं, वो बहुत ही अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, यानी कि प्रतिरक्षा को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा बाकी फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, वो भी क्या करते हैं? इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। प्रोटीन है, विटामिन है, ये सभी क्या करेंगे? आपको हेल्दी रखने का काम करेंगे, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेंगे। बहुत सारी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाएंगे। जैसे आपने देखा है ना कि रक्त के अंदर WBC और RBC का एक लाइफ स्पॉन होता है, जीवन काल होता है, ठीक है। मतलब एक समय पे क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं और एक समय के बाद वो खत्म हो जाती हैं। तो ये जो फ्रूट्स हम लेते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, बाकी फ्रूट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये क्या करते हैं? नए सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब जितना आप अच्छी चीज़ें लेंगे, ऐसी चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें, यानी कि आपकी जो रक्त कोशिकाएं हैं WBC RBC, उनका जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा आपके शरीर के, अगर मान लो WBC की कमी है आपके शरीर के अंदर, ठीक है, तो WBC की कमी है तो ऑब्वियस सी बात है लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी नहीं होंगी उतनी। और अगर लिम्फोसाइट कोशिकाएं नहीं होंगी उतनी ज़्यादा तो सफिशियंट अमाउंट में एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाएंगे आप, तो क्या होगा? आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, जल्दी जल्दी से आपको बीमारियाँ हो जाएंगी। नहीं, WBC को प्लेटलेट्स नहीं कहा जाता है। प्लेटलेट्स अलग एक रक्त कोशिका है, 3 तरह की। एंटीबायोटिक के बारे में बताया तो था बेटा अभी। एंटीबायोटिक जब हमें, जैसे आप देखते हैं ना, नॉर्मल जुकाम हो जाता है तो इस तरह की कोई वायरल या बैक्टीरियल डिजीज होती है तो उसमें एंटीबॉडीज दी जाती है। एंटीबॉडीज का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों को किल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले एंटीबॉडी की डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आप सिट्रस फ्रूट्स लीजिए और उससे देखिए आपकी स्किन ग्लोइंग करेगी। अच्छा, टाइम ओवर हो रहा है, चलिए। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन बॉडी अगेंस्ट दीज पैथोजन, ये जो एंटीबॉडी जो कि हमारे शरीर के अंदर किसी पैथोजन के विरुद्ध में उत्पन्न होगी, ये क्या करेगी? जब एक्चुअल में लिखा गया है, ये तो एंटीबॉडी हमने प्रिपेयर की है कैसे? इनएक्टिव या कमजोर जो सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर डाला गया था, उसके माध्यम से हमारे शरीर ने एंटीबॉडीज बना ली हैं। अब अगर वास्तव में किसी सूक्ष्मजीव का, किसी लिविंग यानी कि जीवित सूक्ष्मजीव का जब हमारे शरीर पे आक्रमण होगा,
तो पहले से जो एंटीबॉडी बनी है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई हैं, वो क्या करेंगी, उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगी, यानी कि खत्म करने का काम करेंगी। क्या वैक्सीनेशन आपको समझ में आया है? क्या वैक्सीनेशन आपको समझ में आया है? टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस पे तो हमने बात की थी परसों, है ना, कि हम इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। कल के समय हम डीपीपी प्रिपेयर करते रहे, हम खुद सोच रहे हैं इस पे काम करेंगे। सिट्रस फ्रूट्स, अरे खट्टी चीज, खट्टे फल होते हैं ना, जैसे कि जरूरी नहीं है आप खट्टे फल खाएं, आप सेब संतरा भी खाएं, है ना। खट्टे फल डब्ल्यूबीसी बनाने में ज़्यादा सहायक होते हैं, और बाकी चीज़ें जैसे आप लेते हैं, सेब है और अनार है, तो ये क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी में, सॉरी हाँ डब्ल्यूबीसी में हेल्प करेंगे, आरबीसी में सॉरी। बीपीएससी की आज क्लास नहीं हो पाएगी आपकी। कीवी, हाँ कीवी क्या है, सिट्रस फ्रूट है, लेमन है, ऑरेंज है, मौसमी है, ये सारे क्या हैं आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, अनानास है। ओके ओके ओके। आगे हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और आपको सारी बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्या डिसीजन है आपका? डिसीजन बताइए पहले। देखिए अगर आप टाइम मैनेज कर सकती हैं तो आप कर सकती हैं ये काम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका समय व्यवस्थित हो जा रहा है, टाइम मैनेज कर पा रही हैं आप, तो आप ये काम कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट का ही ले लो, देखते हैं क्या करना है। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू सो मच। और कल हम क्या करेंगे, बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी बीमारियां हैं। एक्चुअली डिजीज से जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, या पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव का नाम पूछ लेगा कि ये बीमारी कौन से सूक्ष्म जीव से होती है ना। तो सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में और बिल्कुल एनर्जी के साथ मिलेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।